जय हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर से आप सभी का स्वागत करता हूं कोरोना और हम, जो एक संयुक्त प्रयास है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा का, ताकि इस नकारात्मक माहौल को कुछ हम लोग पिछले करीब सवा महीने से लगभग हर रोज 1 घंटे के लिए मिलते हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज का विषय है धरती को हर्षाएं, आओ पेड़ लगाएं। क्योंकि पिछले दिनों अभी पर्यावरण दिवस गुजरा, उसी से प्रकाश सर आ चुके हैं। वहीं से हम आज के कार्यक्रम को जोड़ते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रकाश उप्रेती और अशोक कश्यप जी, कमल कश्यप जी, कमल कश्यप जी। हाँ, कमल तुम्हारे 5 नंबर कट गए, तुम्हारे 5 नंबर कट गए इस बात के। हाँ, हाँ, चलो। कमल कश्यप जी जो कि अमर उजाला के सीनियर उप संपादक हैं और पिछले करीब 3 वर्षों से दिल्ली को हरा भरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमारे दूसरे वार्ताकार डॉक्टर प्रकाश उप्रेती, जिनका लगभग समूचा जीवन पहाड़ों में गुजरा है, प्रकृति की गोद में गुजरा है। वर्तमान में रामजस कॉलेज में एडहॉक सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर, हम आज के कार्यक्रम में आप दोनों विद्वानों का करबद्ध स्वागत करते हैं। जी, मैं थोड़ा सा चीजें ले रही हूँ और हमारे आज के जो दोनों वार्ताकार हैं, दोनों ही अपनी जगह पे बहुत विशिष्ट हैं। हालांकि दोनों का पत्रकारिता से भी संबंध है। कमल की मैं बात करने चाहती हूँ। पत्रकारिता के विद्यार्थी रहे और पिछले एक लंबे समय से पत्रकारिता जगत में काम कर रहे हैं और इस समय अमर उजाला में लंबे समय से वरिष्ठ उप संपादक हैं। पत्रकारिता की जो दुनिया होती है वो उसके अपने दबाव होते हैं, जो व्यक्ति को उसकी बाहरी या दूसरी जो अन्य व्यस्तताएं होती हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको कहीं ना कहीं काट देती है। लेकिन कमल के साथी तमाम उन्हीं विवशताओं के बीच में रह रहे हैं, लेकिन कमल ने सब विवशताओं को अपनी सीमा नहीं माना। उन विवशताओं से परे, हर्डल से परे सामने उन्होंने समाधान ढूंढा और हमारे पर्यावरण को एक नया जीवन देने की अपनी छोटी सी एक कोशिश, छोटी सी मुहिम शुरू की। जाहिर सी बात है, घर से शुरुआत होती है, घर से सड़क पर पहुंचती है, सड़क के डिवाइडर्स तक पहुंचती है और न जाने कहां कहां पहुंचती है कि मैं रोज पिछले इतने लंबे समय से देख रही हूँ कि कमल कभी कोरोना के बीच में, सड़क के बीच में पौधे लगाते हुए पाए जा रहे, कभी सड़क के किनारे पाए जा रहे हैं। और जिस तरह से, जितनी शिद्दत से यह निर्व्याज भाव से पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं, वह बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभ है तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे युवा विद्यार्थी जो अपनी सीमाओं को ही स्वीकार कर लेते हैं, उससे परस्पर कुछ नहीं पाते, तो उनके सामने कमल एक प्रतिमान है, एक आदर्श है कि किस तरह से हमारा जो दायित्व है, हमारी जो जिम्मेदारी है, अपने समय और समाज के प्रति कितनी ज्यादा है। और कोरोना ने जिन स्थितियों को हमारे सामने, जो आईना हमें दिखाया है, उस आईने में ये तस्वीर और भी कुरूप दिख रही है कि हमारी कितनी जरूरत है ये सब कार्य करना। हमारे साथ दूसरी वार्ताकार डॉक्टर प्रकाश उप्रेती, मेरे अनुज डॉक्टर प्रकाश उप्रेती, एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व के स्वामी हैं
जो यायावर भी हैं, बड़े अनोखे यायावर हैं, घुमक्कर हैं, पहाड़ से आते हैं, पहाड़ को जाते हैं। अभी मैंने कहा कि पहाड़ को वापसी, पहाड़ से उतरने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन पहाड़ से उतर कर वापस पहाड़ जाने वाले लोग बहुत कम हैं। तो ये ऐसे है कि पहाड़ से उतरते भी हैं, वापस पहाड़ को जाते हैं। साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक साहित्यिक आपकी जो दृष्टि है, जो कार्य है, वो बहुत अद्भुत कार्य है। और हम प्राध्यापकों की और साहित्यकारों की, पत्रकारों की इस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा और समाज के प्रति, अपनी जवाबदेही के प्रति बहुत सजग है। तो मैं डॉक्टर प्रकाश उप्रेती का भी मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं कमल से चाहूंगी कि वे यहाँ से बात प्रारंभ करें कि यह सारा आप हमारे जो साथ में श्रोता जुड़े हैं, आप यह बताएं कि आप जो ये कार्य करते हैं, ये कैसे चीजें आपने सोची और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? कमल। तो शुक्रिया मैम, आपने मुझे मौका दिया इस मंच पे। सभी लोगों को नमस्कार है, सभी का शुक्रिया है कि इस लायक सोचा कि मैं यहाँ पर आकर बात कैसे मुझे मौका दिया है। शुरुआत करते हैं हम 2008 से। 2008 में जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मैं मेरी पहली पोस्टिंग थी दैनिक जागरण बागपत। बागपत में जब मैं गया, बेशक वो थोड़ा सा गांव देहात का एरिया था, लेकिन मेरे ऑफिस के सामने एक तालाब था। तालाब जब क्या होता था, बारिश होती थी तब वो भर जाता था, और जब बारिश खत्म हो जाती थी सूख जाता था। ऑफिस के सामने तालाब था, वो सारा सूख जाता था, उसके आसपास कोई पेड़ नहीं था। तो वन विभाग से मैंने लाकर वहां पर 20 पौधे सबसे पहले लगाए 2008। 4 साल में रहा वहां पर, तो पौधे अच्छे खासे बड़े हो। धीरे धीरे बागपत छूटा, देहरादून पहुंचे। देहरादून में भी कहीं कहीं 1-2 पेड़ लगाए। लेकिन चूंकि ये क्षेत्र जो है हरियाली से एकदम भरे हुए हैं, तो यहाँ पौधों की इतनी जरूरत थी। 2013 में दिल्ली में आया, देखा कि घर के सामने जो डिवाइडर है, सरकारी डिवाइडर है, और पौधे तो लगे थे, लेकिन वो जंगली घास फूस जो होती है वो पौधे लगे थे। अगर उनको थोड़ा सा काम किया जाता, वहां हरियाली हो सकती थी। लेकिन सोचे कौन, कदम उठाना पड़ेगा। निगम पार्षद से मिला, विधायक से मिला, सांसद को मेल किया, लेकिन सबका जवाब था कि हाँ हम देखेंगे। देखते 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 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आ गए। अब क्या था, वो जो डिवाइडर था उस पे लोगों ने कूड़ा डालना शुरू कर दिया। अब सोचें कि जो डिवाइडर है उस पर लोग कूड़ा डाल रहे हैं, तो सोचें कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर के सामने कूड़ा देखेंगे, निकलते हुए कूड़ा देखना सेहत की दृष्टि से और जहां तक वास्तुशास्त्र की दृष्टि से दोनों से ही गलत है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इन पे पेड़ लगाए जाए। नर्सरी खोजी मैंने, 10 पेड़ लाया, 20 पेड़ लगाया उन पर, लगाया, रोजाना पानी डाला उन पे। हुआ क्या कि एक दिन जब मैं सुबह पानी डालने गया तो देखा सारे पौधों को गाय खा गई। मतलब 20 पौधे होते वो अच्छे बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन उनकी सिर्फ तना ही तना बचा, गाय खा गई उनको। क्या करें, बड़ा मन दुखी हुआ। ये था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि गाय भी ना खाए और पानी भी मिलता रहे। यहां से दिमाग में एक आइडिया आ गया कि एक ऐसी प्लानिंग करके की जाए कि डिवाइडर एकदम हरा भरा हो जाए। आप कभी जिनके साथियों को दिल्ली के करावल नगर रोड पर आना जाना अगर होगा, तो आपको उस रोड के बीच में जाल और पानी की लाइन लगे हुए पेड़ दिख जाएंगे। वाह वाह। वही है कि वहां से फिर ये आइडिया क्लिक करके दिमाग में कोई ऐसा करना, क्योंकि डिवाइडर के दोनों और मार्केट था। मार्केट पे जितने भी दुकानदार थे उनसे बात करी कि भाई ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, क्या आप लोग सहयोग करेंगे? सबने बोला कि नहीं, किसी ने बोला हाँ हम कर देंगे, कोई बोला कि नहीं सरकार का काम है, तुम इसमें पेन ले रहे हो। लगाने थे पेड़,
ठान लिया था कि करना है तो करना ही है। फिर खुद से मैंने वहां से कम 50 पौधे लगाए। लोहे का जाल अपनी जेब से 25,000 की लागत लगाई, कम से कम लोहे का जाल लेकर आए। रोड पे ही एक बिल्डर्स हैं, उनके पास सबमर्सिबल का कनेक्शन था। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर आप पानी बचाना दे दें तो सहूलियत हो जाएगी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो पानी आप ले लीजिए, लेकिन क्या करें, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। 5,000 रुपये कम से कम पानी की लाइन डलवाने में पौधों के बीच में उनकी शॉप से उसमें खर्च किए। अब ये हुआ कि जाल आ गया, पानी की लाइन डल गई। अब जाल को लगाया कैसे जाए? तो ये 2019 की बात बता रहा हूँ मैं, शुरुआत की आपको। फिर 3 मजदूर पकड़े। फिर से एक बार अपने जेब थोड़ा हल्का किया तो बलिया लेकर आए। बलियों को कटवाया, उनके नीचे प्लास्टिक बांधा जिससे कि अगर पानी में ये बलिया रहे तो गले नहीं। फिर उनको 10-10 फुट के गैप पर ऊपर लगवा दिया। जब वो बलिया लग गई, चारों तरफ बलिया लग गई, अच्छे से लगा कि अभी कवर हो जाएगा, तो वो जाल उसके बीच में इस तरह लगा दिया कि पेड़ों को कोई नुकसान ना हो और गाय भी इनको ना खाए। अब वो धीरे 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 पेड़ अच्छे होने लगे। एक दिन क्या हुआ, 2019 की बात बता रहा हूँ, बहुत जोर से आंधी बारिश आई और मैं बाहर गया तो पेड़ मट्टी वट्टी जो थी दब गई थी, पेड़ कुछ झुक भी गए थे। मैं जाल के बीच में जाकर दोनों तरफ से जाल, चूंकि लोहे का ऐसा है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको अगर कोई तोड़ने की कोशिश करे तो उसका हाथ कट जाएगा। मैं जाल को पार करने की कोशिश की, पैर जगह जगह कट गया, लेकिन मैं फिर भी हारा नहीं। मैंने पेड़ों की फिर से निराई गुड़ाई करके उनको बहुत अच्छे से किया। तो एक साथी है, उन्होंने मुझे ये सब करते देखा। उन्होंने मुझसे बोला कि यार तुम अकेले कब तक करोगे, कितना जेब से पैसा लगाओगे, तुम एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते? ये तो आपका अच्छा है। फिर मैंने इसमें काफी सोचा विचारा, एक ग्रुप तैयार किया, उसका नाम रखा ट्री माई फ्रेंड। कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं है, सिर्फ जानकारों का एक ग्रुप था, ट्री माई फ्रेंड। उसमें 1 लोग जुड़े, 2 लोग जुड़े, 3 लोग जुड़े, 4 लोग करते 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 उसमें 20 लोग जुड़ गए। 20 लोगों ने कहा कि भाई ये पूरा करावल नगर रोड, अगर आप कभी जाएंगे भजनपुर चौक से लेकर और एंड करावल नगर तक, बीच बीच में कहीं कहीं आपको पेड़ मिल जाएंगे, अदरवाइज पूरा डिवाइडर ऐसे ही खाली पड़ा है। शुरुआत चूंकि देखिए आप सज्जन सब लोगों को पता है कि शुरुआत घर से ही होती है, तो हमने अपने रोड को ही पहले पकड़ा, उस पर काम शुरू किया। अब वो लोगों ने कहा कि भाई अब जब काम करते देखा, उन्होंने कहा काम अच्छा है, हमें भी अपने साथ जोड़ लीजिए, हम भी मेहनत करेंगे। इस तरह ग्रुप तैयार हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब चूंकि सब लोगों ने कहा कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम सब पेड़ों के बारे में तुम्हें नॉलेज भी है, तुम सब करते भी हो, तो तुम ही आगे रहो, हम पीछे रहेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि हमने 2019 में 3 बार, मतलब 3 चरणों में पेड़ लगाए, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे। 1 किलोमीटर के दायरे में उसमें पानी का पाइप सिंचाई के लिए, आप समझ सकते हैं कि पानी का पाइप भी हम कैसे डालते सिंचाई के लिए, कि जहां जहां पेड़ है वहां हम पाइप में होल कर देते हैं। प्लास्टिक की पाइप जिससे पानी का कनेक्शन घर में लेते हैं, वही पाइप हम पूरा एकदम पूरी लंबाई में डालते हैं, उसको होल करते हैं। होल करने के ये फायदा है कि जब भी समर्सिबल चलेगा तो उनकी जड़ में पानी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। अब जाल रहेगा तो गाय, आवारा पशु, लोग डिवाइडर कूद के पार नहीं करेंगे, उसमें कूड़ा नहीं डालेंगे। तो जो जाल है उसकी भी हाइट, डिवाइडर की हाइट 3 फुट, जाल की हाइट 4 फुट, मतलब 10 फुट में कूड़ा डालना बहुत आसान नहीं है। इस तरह करके हमने काम शुरू किया, पौधे लगाए, जाल लगाया। इस तरह हमारा एक छोटा सा प्रयास शुरू हो गया। पहले हम अकेले थे, फिर हमने 2019 में और पौधे लगाए। 3 चरणों में हमने, मुझे जहां तक याद है कि एक तो हमने 15 अगस्त को लगाया था और उसके बाद 25 दिसंबर 2019 में। ये हमारे 3 चरण थे, बहुत सफल रहे। जहां डिवाइडर, जहां कूड़े से पट गया था पूरा डिवाइडर, और जहां हरियाली नाम की कोई चीज थी, आज आप वहां पर जाकर देखेंगे 15-15 फुट के पेड़ खड़े। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं अकेला ही चला था जाने में, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया।
तो क्या ही खूबसूरत प्रयास है। और अपने से एक कंसर्न महसूस करके आपने किस तरह से कमल शुरू किया और अच्छा काम करते हैं, ये मेरा भी अनुभव है कि आप अकेला कोई भी काम है आपको अकेला ही शुरू करना होता है। हम बड़े बहुत प्रतीक्षा करते रहे कि ज्यादा लोग जुटे तब यह ग्रुप बने या ज्यादा पैसा आए, कभी भी जिंदगी में बड़े काम ऐसे नहीं हुए। हमेशा बहुत ही हम्बल जो स्टार्ट होता है वहीं से ही बड़े कामों की नींव पड़ती है। और अच्छे, ये मैंने देखा है, आप अच्छा काम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, लोग अपने आप ही उसके साथ अपने को जोड़ना चाहते हैं। लोगों के साथ ये एक चीज होती है। तो आपने बहुत खूबसूरत और बड़ी मूल्यवर्धक बात बताई। मैं यहाँ से अपने दूसरे वार्ताकार से बात करूंगी, फिर हम दोनों वार्ताकारों को समाहित करके आगे से इनपुट लेंगे। डॉक्टर प्रकाश उप्रेती, प्रकाश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, जी मैम, हाँ सुन पा रहा हूँ। हाँ, वाह वाह वाह, स्वस्थ दिख रहे हैं आप, स्वस्थ दिख रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, और प्रकाश जी आपने सुना, कमल की बात सुनी, और दिल्ली विश्वविद्यालय से ही गुरु नानक देव खालसा से ही आपने पत्रकारिता पढ़ाई की है कमल ने, और जहाँ रूद्रेश आजकल में। और हमारे साथ में आगे मैं वार्ता करूंगी डॉक्टर सुभद्रा जी हैं, जिनके भाई रामचंद्र कॉलेज के एलुमनाई हैं। इसको भी हम आगे लेंगे। तो मैं जो बात कह रही हूँ, आप जो हिमांतर पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, आपकी निरंतर चिंता पर्यावरण को लेकर के है, और जो पहाड़ का जो कमर्शलाइजेशन जो हो रहा है और उसका नुकसान खासतौर पे उत्तराखंड के पहाड़ों पे हमें पिछले दशक में बड़े भीषण देखने को मिले हैं, बहुत भीषण देखने को मिले हैं। हर 2-3 साल में इस तरह की भयंकर त्रासदी होती है। इस साल की हमने पीछे देखी ही थी। तो इन सारे जो कंसर्न्स हैं, ये सारी जो चिंताएं हैं, इनके जो कारण हैं, और आप किस दिशा में यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। प्रकाश जी। जी धन्यवाद मैम। पहले तो थोड़ा लेट जुड़ने के लिए माफी। एक्चुअली वाईफाई की थोड़ी दिक्कत थी, वही सही हो रहा था, तो मुझे लगा कि वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले ही लिए। तो ये था। और कमल जी को मैंने सुना, और मतलब कमल जी जैसे लोग हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। खासकर जो सीमेंट की दुनिया में रहते हैं, जिस सीमेंट की दुनिया में रहते हैं, उस सीमेंट की दुनिया में अगर कहीं हरियाली नजर आए और ऐसे हरियाली को जो है बनाए रखने वाले लोग नजर आए, तो उससे उम्मीद जाती है। खासकर मुझ जैसे पहाड़ी आदमी के लिए, क्योंकि जिस इलाके का जिक्र कमल जी ने कहा, वहाँ बहुत सारे पहाड़ के लोग रहते हैं। मेरा आना जाना उस रावल नगर में कई बार रहा है। तो ऐसी मतलब उस कंक्रीट के पूरे उस जंगल में आप जो है पेड़ लगा रहे हैं, इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है। मैं उस पहाड़ से आता हूँ जहाँ पर्यावरण जैसा शब्द हमने सुना नहीं था, हमको पता नहीं था। मेरी माँ नहीं जानती आज भी कि पर्यावरण क्या होता है। तो जानती है कि उसके जंगल हैं, उसके खेत हैं, उसके गाय भैंस हैं, उसके पक्षी हैं, सब कुछ, मतलब, और वो उसके जीवन का हिस्सा है, और उसके लिए वो वही सब कुछ है, उसके लिए कोई वो पर्यावरण नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर वो जंगल जाती हैं, तो जंगल जाते हुए कहीं पर जो है पानी थोड़ा सा बहता हुआ दिखे, तो उसको थोड़ा गोल करके मिट्टी बना देंगे, जिसको कुमाऊनी भाषा में कहते हैं खाव बनाना, मतलब ताकि वहां पानी अटक जाए। तो आप उससे पूछिए क्यों कर रहे हो, तो बोला कि जंगली जानवर आएंगे, वो इससे पानी पी लेंगे। तो अब उनके लिए वो कोई जंग वहां वो नहीं बचा रहे हैं, पानी बचाने की मुहिम नहीं चला रहे हैं, या इस तरह का नहीं कर रहे हैं। ये उनके नेचर में है, ये उनके उसमें है। या वो जंगल जाते हुए जो है, कहीं आम का सीजन है आजकल, तो आम रख ले जाएंगे, घास काटने जाएंगे, तो आम का बीज वहीं डाल देंगे। उसमें ये नहीं कि वो जंगल किसका है, खेत किसका है, रास्ता किसका, इससे कोई मतलब नहीं। वो वहीं पर जो है वो हो जाएगा, फिर उसको आते जाते हुए देखते हुए थोड़ा पानी डाल देंगे, और वो सारा चीज हो जाएगा। उस तरह के जो है वातावरण से मैं आता हूँ, वहीं हमारी उसी रूप में परवरिश हुई। और धीरे धीरे जब हिमांतर पत्रिका के जरिए भी और स्वयं भी जब कुछ पर्यावरण पर काम करना शुरू किया, तो ये समझ में आया कि दरअसल जिस पर्यावरण का डिस्कोर्स इधर चलता है एकेडमिक दुनिया में, वो दरअसल कुछ पर्यावरण दूसरा ही है।
वो पर्यावरण भी नहीं है जिसको सुंदरलाल बहुगुणा, जो अभी कुछ समय पहले नहीं रहे, जो ये कहते थे कि क्या है जंगल के उपहार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार, ये वो भी नहीं है। ये वो भी नहीं है जो गौरा देवी कहती थी कि जंगल मेरा मायका है, इसको मैं तुम्हें नहीं काटने दूंगी, और वो पेड़ों से लिपट जाती है और उसको अपना मायका बताती है। वो उस तरह का डिस्कोर्स भी नहीं था। हमारे यहाँ पर्यावरण का डिस्कोर्स बिल्कुल एक अलग तरह से चल रहा था, और जिसमें मैंने थोड़ी बहुत छानबीन की, मुझे समझ में आया कि पर्यावरण जैसा शब्द भी जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल था। उससे पहले पर्यावरण जैसे शब्द की कोई बहुत जो है बातचीत और उस तरीके से बहुत, मतलब उसको अगर कहें पब्लिक डिस्कोर्स में भी नहीं था। तो पहाड़ को लेकर हमने लगातार जब सोचने की कोशिश की तो ये देखा कि पहाड़ को लेकर जो मूल चिंताएं क्या हैं, खासकर उत्तराखंड के क्षेत्र में, और क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मणिपुर रहा हूं तो उस क्षेत्र में भी, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र, तो हमने देखा कि पहाड़ में पलायन, पर्यावरण, ये दो बड़ी चिंताएं थी जिसको कोट एंड कोट पर्यावरण कहा गया। पलायन को लेकर बहुत सारे लोग लगातार अपनी स्थिति पे काम कर रहे हैं, पर्यावरण को लेकर भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी नीतियां हैं, मैं बार बार इस बात की ओर जो है इशारा करता हूं कि पहाड़ को लेकर, उसके भौगोलिक क्षेत्र और इन सब को लेकर नीतियां होनी चाहिए, लेकिन हमारी नीतियां जो है वो दरअसल पहाड़ को ध्यान में रखकर बनती नहीं है। इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। सरकार की एक योजना है आजकल, जैसे जो मैंने कहा कि मम्मी वो लोग खाव बनाते थे, ऐसे जगह जगह पर मिट्टी खोदकर जो है वर्षा का पानी इकट्ठा होने का, तो जल संरक्षण की ये एक स्कीम है जिसके तहत हर गांव में 5 इसी तरह के खाव बनने हैं, जिसमें से एक की लागत 1 लाख रुपया है। तो अब हमने ये देखा, और इससे पहले जो परंपरागत तौर पर बनाते थे, जो हमारे दादा लोग ने बनाए, जो हमने बनाए, हम लोग भी खाव बनाते थे, लेकिन सामूहिक प्रयास से। तो अब हमने देखा कि सरकार ने जो 1-1 लाख रुपए देके बनाए, वो कैसे बनाए, गांव बहुत दूर जहां थोड़ी समतल सी जगह भी नहीं, वहां बना दिया, और उनकी हाइट कम से कम 6 से 7 फुट हाइट है, और उसमें चारों तरफ से पत्थर लगा दिए। पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूं वहां किसी में कोई एक रत्ती भर पानी नहीं अटका है, 4 साल से करीब करीब मैं देखा जब से ये योजना चली। जबकि जो हमारे परंपरागत तौर पर जो खाव बनते थे वो ऐसे बनते थे कि पहाड़ में बरसात होगी तो बरसात में पहाड़ के बीच में से एक लाइन सी रहती है जिसको गधेरा कहते हैं, तो चारों तरफ का पानी आता, तो वो गधेरा कितना लंबा हो उसके नीचे कहीं वो बनाया जाता था, खाव बनाया जाता और मिट्टी का, और उसको बहुत गहरा नहीं बनाया जाता था, क्योंकि उसमें अगर गहरा बनाएंगे तो ना तो जंगली जानवर उससे पानी पी पाएंगे, ना आपकी जो है और पशु पक्षी पानी पी पाएंगे, और ना ही आप भी उसका कोई यूज कर पाओगे। इसलिए उसकी हाइट घुटने तक की होती थी, और वो ऐसी जगह पर बनाया जाता था जहां बरसात का पानी भी आए, और जहां अगर अत्यधिक बारिश हुई तो पहाड़ में नीचे से भी पानी फूटता है, इसको 6 फूटना कहता है, तो वो भी आए उसमें। तो ये कम से कम 10-12 जगह पर बने होते थे, और इसलिए पहाड़ में बहुत सारी जगहों का नाम इन्हीं खाव पर है, जैसे पैसी खाव, रुचि खाव। ये खाव इसीलिए कि वो पानी जगह करने की, इकट्ठा करने की जगह बकायदा बनाई गई थी। लेकिन सरकार ने जो ये योजनाएं बनाई उसमें, मतलब पिछले 4-5 साल से मैंने एक में भी अभी तक पानी नहीं देखा। हाँ जरूर 1-2 में ये हुआ कि कहीं कोई जानवर गिर गया, उसको निकालने के लिए लोगों ने निकाला और वो सारी चीजें हुई, लेकिन पानी उसमें नहीं। तो जो पर्यावरण को लेकर या मतलब उत्तराखंड या उस पहाड़ी क्षेत्र को देखकर जो नीतियां बननी थी, वो शायद अभी तक उसको लेकर बहुत काम नहीं हुआ। खासकर खड़क सिंह वल्दिया जी ने अगर कोई रिपोर्ट दी उस पर कोई काम नहीं हुआ, या शेखर पाठक लोगों ने कुछ काम किया केदारनाथ आपदा के बाद, उसको लेकर कोई काम नहीं हुआ, या अन्य लोगों ने, मतलब उन रिपोर्ट तो आई लेकिन वो फाइलों में बंद रही हमेशा। और आज भी जिन आपदाओं को हम देखते हैं, जैसे मुझे याद नहीं कि पिछले 10 सालों में या उससे पहले मैंने कभी ये सुना था कि पहाड़ में बादल फट रहे हैं, है ना। बादल फटने जैसी कोई घटना हमको समझ ही नहीं आती थी, हमने सुना भी नहीं था कि बादल फट गया। और आज हर सीजन में हम जगह जगह सुनते हैं कि पहाड़ों में बादल फट गया। या कुछ समय पहले जो है, जो जिस गांव को जो है, जिस रेणी गांव को सुंदरलाल बहुगुणा या चंडी प्रसाद भट्ट या गौरा देवी बचा रही थी, वही चमोली जिले का वही रेणी गांव जो है कुछ दिन पहले वो आपदा का शिकार हुआ। मैं उसको प्राकृतिक आपदा नहीं मानता हूँ, वो मनुष्य जनित आपदा है, क्योंकि वो वैसा ही है कि जैसे मैंने अपने घर के नीचे का जो पेड़ है उसकी जड़ें काट दी और एक दिन उसने सूख जाना है या हवा का झोंका आना है तो उसने गिर जाना है, और मैं उसका दोष जो है वो आंधी पर दे दूं कि आंधी से गिर गया करके। कुछ वैसा ही है, क्योंकि उस पूरे इलाके की अगर डेमोग्राफी को आप देखें तो 2013 में
चारू तिवारी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी उस पर, और वो लोग बकायदा जब केदारनाथ आपदा आई थी तो उसके बाद उन्होंने हिमालय के उस क्षेत्र को पूरा जो है उन कई लोगों ने विजिट किया था, और उसके बाद ये बताया था कि कुछ समय के बाद जो है जिस तरह का खनन चल रहा है नीचे नदी में, विष्णुप्रयाग वाले जो विष्णु गाड़ बहती है उसमें जो पूरा खनन चल रहा है, और जिस तरीके से हम लगातार ग्लेशियर को लेकर जो है हमारी अनदेखी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में भी किसी समय जो है वो एक बड़ी आपदा आ सकती है और हमको इसको बहुत जल्दी बंद करना होगा। लेकिन वो नहीं हुआ, और ये लिखा था 2014 में उन्होंने, 14 के लास्ट में, और लेकिन उस पर कभी कोई काम नहीं हुआ और वो बदस्तूर जारी रहा। और वो पूरा मतलब आप ये समझिए कि अगर आप उसको देखेंगे, क्योंकि जब ये आपदा आई थी उस दौरान जब मैं उसी के पास में था, फिर वो 2-4 दिन वहीं रहा, तो पूरा नीचे से जो पहाड़ है वो नीचे से पूरा एकदम खोखला हो गया। मतलब अगर आप देखेंगे कि उसका नीचे का पूरा एरिया और ऊपर से वो एकदम जो है इस तरह से ढका हुआ था। तो अभी तक वो जो मिट्टी ने, पत्थरों ने जितना उसको पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, उतना तो था ही, लेकिन जब वो अत्यधिक उस पर प्रेशर बना तो वो फिर सारा नीचे को आया। तो पहाड़ को लेकर एक तो इस तरह की नीतियां हैं मोटे तौर पर। दूसरा ये है कि लंबे समय से ये बातचीत भी हो रही थी कि आप पहाड़ों पर सड़क बना रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन बराबर ये बात कही जाती है कि जब आप किसी भी जो है पूरे पहाड़ को काटने के लिए या पहाड़ को एक तरीके से वो करने के लिए अगर आप जो ब्लास्ट करते हैं, तो सरकार और कई पर्यावरणविदों ने कहा कि आप 1 या 2 विस्फोट एक दिन का आपको करना चाहिए, जिससे कि वहां जो पक्षी रहते हैं, जो उसकी जो है पहाड़ के आसपास जो पशु पक्षी रहते हैं, गांव हैं, और जो उसके अगल बगल के जो एक तरीके से पहाड़ है उन पर उसका असर ताकि ना हो। लेकिन 2018 की एक रिपोर्ट है जिसमें एक दिन में 16 से 17 विस्फोट हो रहे हैं, और 16 से 17 के कारण आप ये देखिए कि वहाँ जो डेमोग्राफिकली जो पक्षी हैं वो लगभग खत्म है। उनके कारण जो पहाड़ों में दरारें आने का मसला है, वो बहुत सारी दरारें आ रही हैं। करीब 18 मई मैंने भी एक रिपोर्ट लिखी थी उसमें कि 400 से ज्यादा परियोजनाएं पहाड़ में चल रही हैं, जिनमें से नदियों के आसपास की जो परियोजना है, जहाँ बिल्कुल नदी को काट कर जो है वो सड़क बनाने से लेकर बजरी और बालू और ये सब चीजें निकालने का पूरा एक जो है पूरा कारोबार चल रहा है। इसने क्या किया कि पूरे पहाड़ को लगभग खोखला सा कर दिया पर्यावरण की दृष्टि से। दूसरा ये भी है कि जो जंगलों पर हमारा अधिकार था, है ना, मतलब जो जंगल मेरे घर के बिल्कुल बगल से लगता था, जिस जंगल पर हमारा अधिकार था, खासकर चिपको के बाद, मतलब बहुत पहले सरकार की जो वन नीति आई थी 86 में, उसने हमारे साथ ये किया कि वो जंगल सरकारी घोषित कर दिए। अब वो मेरे घर से बगल से जाने वाला जो जंगल था, उस जंगल में अगर मैं घास काटने जाता हूँ तो मुझे 100 रुपये फाइन लगता है, मेरे भैंस चली जाती है तो मुझे 100 रुपये फाइन लगता है, और मैं उसके पेड़ को भी नहीं काट सकता। मतलब वो मेरा जंगल है, लेकिन उस पर अधिकार सरकार का है, और सरकार ने बकायदा एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जो हमको नजर बनाए हुए। मतलब मेरे घर के बगल से, मैं घर से निकलते ही वो जो जंगल लग रहा है उसकी पूरी बाउंड्री हो गई। अब जंगल को हमसे ऐसे दूर कर दिया, अब उस जंगल की बकायदा नीलामी होती है, मतलब उस पेड़ की नीलामी होती है, उस घास की नीलामी होती है, उसकी पूरी नीलामी होती है। और बहुत बार जो जंगलों में आग लगने के केसेस आते हैं, उसका भी एक कारण रहता है कि कई बार जंगलों में जो सरकारी जंगल होता है उनमें आग लगा दी जाती है ताकि अगली बार उसमें घास और बेहतर तरीके से आए और नई चीजें बेहतर आए। तो मतलब जंगलों को हम संरक्षित करते थे। मतलब जिस पेड़ को अगर मुझे काटना है, क्योंकि पहाड़ की पूरी व्यवस्था पेड़ों पर ही है, मतलब उस जंगल पर निर्भर है, मतलब मुझे घास भी उस जंगल से लानी है, मुझे लकड़ी भी उस जंगल से लानी है, मुझे अपने हल चलाना है खेतों के लिए, कृषि के लिए भी उस जंगल से लाना है, शादी ब्याह के लिए भी लकड़ी उस जंगल से काटनी है मुझे। मतलब अगर अंत में भी मरना भी है तो तभी उस जंगल की लकड़ियों पर निर्भर है। मतलब वो जंगल की लकड़ियों पर निर्भरता जीवन की निर्भरता का मसला है। मतलब जल जंगल जमीन के साथ जीवन का सवाल है वहां पर। लेकिन उस जीवन के सवाल को हमसे इतना दूर कर दिया गया कि आज उस जंगल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए पूरे पहाड़ के पूरे कई सारी बेल्ट में आप देखेंगे कि उसमें चीड़ के पेड़ों की बहुतायत हो गई है। चीड़ के पेड़ बहुत है। पहाड़ के मूलतः पहले पेड़ होते थे, खासकर बांज के पेड़ होते थे जो पानी को सोखते थे और मतलब पानी उनके इर्द गिर्द रहता था और उससे बहुत दिक्कत परेशानी पानी की नहीं होती थी। चीड़ ने उस पानी को पूरा खत्म कर दिया और अब जंगलों में चीड़ लग गए, क्योंकि चीड़ की लकड़ी बहुत बिकती है और उसको आपको बहुत पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो हर जगह पर हो जाता है। तो आप जो सरकारी जंगलों में देखें तो पूरा चीड़ का पूरा जंगल हो गया है। तो अब उन
जंगलों पर, आप मुझे वो पेड़ काटना है तो मुझे पेड़ काटने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी, अनुमति लेके मुझे वो पैसा देना होगा, पैसा दे के फिर उस पेड़ को काट सकता हूँ। जबकि वो वहां पूरा, और वही सब हमारे जो दादा थे, सब लोग, हम लोगों ने वो पेड़ लगाए। मतलब एक पेड़ काटने से पहले हमारे साथ ये होता था कि जब हम एक पेड़ काटने जाते थे, मान लीजिए किसी पूजा के लिए या किसी चीज के लिए पेड़ काटना है या घर बनाने के लिए कोई पेड़ काटना है, तो पेड़ काटने से पहले एक दिन उसकी पूजा होती थी। उसके बाद दूसरे दिन जो पेड़ काटने वाला आ रहा है उसकी पूजा होती थी, जो पहाड़ी उसको दी जा रही है उसकी पूजा होती थी। उसके बाद पेड़ कट जाता था, और पेड़ कटने के बाद जो उसका तना वो बचता था नीचे का हिस्सा, उसको मिट्टी से बकायदा ढक दिया जाता था। मतलब उसको आत्मा के तौर पर ट्रीट किया जाता था। और उसके एवज में जो है, इस पेड़ को हमने काटा है, उसके आसपास 2 से 3 पेड़ लगा दिए जाते थे। मतलब अगर आपने जो है कोई पूजा है तो आप 4 पेड़ लगाएंगे, शादी है तो घर के जितने लोग हैं उस सदस्यों के तौर पर आप पेड़ लगाएंगे। तो इस तरीके से पेड़ लग जाते थे, और वही पेड़ काटा जाता था ये देख के कि जो एकदम सूख रहा है, जिसकी उम्र लगभग खत्म होने वाली है, उसी तरह के पेड़ों को काटा जाता था। लेकिन आज जब वो सरकारी जो है कब्जे में है, तो वहां यह नहीं देखा जाता कि कौन सा पेड़ काटना है कौन सा नहीं काटना है। उनको सीधा पेड़ चाहिए, तो वो कोई भी हो, मतलब उस पेड़ की उम्र 10 साल हो, उस पेड़ की उम्र 5 साल हो, उस पेड़ की उम्र 8 साल हो, बस वो सीधा होना चाहिए, वो पेड़ कट जाएगा। तो ये जो नीतियां हैं, खासकर पर्यावरण को लेकर जो ये नीतियां बनी, इनसे इन्होंने पूरे हिमालय क्षेत्र को जो है बहुत डेंजर जोन में डाल दिया है अलग अलग तरीके से। इसलिए आप देखें कि जिस हमने कभी अपने घरों में पंखे की कल्पना नहीं की थी कि कोई पंखा लग सकता है करके, कि कुछ पंखा भी होता है। तो आज धीरे धीरे वो गर्मी का ये असर है कि अब लोग पहाड़ों में पंखा लगाने लगे हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जहाँ पहाड़ों में जो है पंखा आ गया है। और इसका पूरा कारण अगर आप देखेंगे तो वो कारण वही है जहाँ हिमालय जो है पूरा पिघल रहा है, जहाँ पेड़ खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, जहाँ खेती धीरे धीरे खत्म हो गई है, जहाँ पानी सूख रहा है, जहाँ नदियों का प्रवाह कई एकदम बिल्कुल सूख जाता है, कई बार बहुत सारी नदियां एकदम बाढ़ के रूप में आ रही हैं। तो ये दरअसल हमारा जो अनियंत्रित जो नीतियां रही हमारी, है ना, उन अनियंत्रित नीतियों ने ये सारी चीजें हमारे को दी पहाड़ को। और आज पहाड़ लगभग इन अनियंत्रित नीतियों का और लगातार हिमांतर के जरिए हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर एक चेतना निर्मित हो, और वो चेतना हमारे परंपरागत पर्यावरण का जो सिद्धांत था उसको लेकर निर्मित हो। मतलब वो चेतना इस तौर पर निर्मित बहुत नहीं करना चाहते हैं हम कि आप प्लास्टिक लेके जा रहे हैं या कूड़ा लेके जा रहे हैं तो इसको जो है कूड़ेदान में फेंकिए। ये मुझे लगता है कि एक बेसिक है, मतलब एक इंसान को ये समझ होनी ही चाहिए, इंसान अगर है कि हम कूड़ा ले जा रहे हैं तो उसको किसी कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब हम उस पूरे उस पर रास्ता बना रहे हैं और हमारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, तब हम ये देखें कि हमको कहाँ से बनाना है। जैसे जब हमारे वहाँ गाँव में रास्ते बनते थे तो रास्ता बनते हुए बकायदा ये बात देखी जाती थी कि आपको रास्ता ले कहाँ से जाना है। उसमें 2 चीजें बहुत मेन होती थी। पहला ये कि पानी का कोई प्रवाह को आप अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि आप कोई जो है पेड़ को तो जो है वो नुकसान, उस बीच में कोई बड़ा पेड़ और उसकी जड़ें वो तो नहीं आ रहा है। और तीसरा ये है कि कोई गाय भैंसों का और उनके जो घास और वो लेने वाला है, चरने वाला है, उस पूरे मैदान का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर ये 2-3 चीजें नहीं हो रही तो तब आप वहां से रास्ता लेके जाते थे, नहीं तो आपको बहुत सारे, इसलिए पहाड़ों में आप देखेंगे कई बार बहुत कम दूरी के लिए बहुत घूम के रास्ता आ जाता है। तो उसी कारण था कि उस बीच में बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनती थी कि जहां आप जो रास्ता नहीं बना सकते थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो अब ऐसा नहीं है। अब रास्तों को लेकर भी जो है कि आपने सीमेंट लाना है, आपने खड़ंचा बनाना है और आपने उसको सीधे किसी भी तरीके से घर तक पहुंचाना है। ऐसी स्थितियों में पहाड़ के सामने एक संकट तो खड़ा कर दिया है। और आज संकट पहाड़ में पानी का संकट है, लोगों के पास पीने की पानी की बहुत दिक्कत है। संकट पहाड़ों में गर्मी का है, जिसने पूरे मतलब जंगल नष्ट हो गए, खेत पूरा जो है रोड आने के बाद, जंगल कटने के बाद तापमान बढ़ने लगा है, उसका एक खतरा है। दूसरा यह है कि आप धीरे धीरे पर्यावरण किताबी तौर पर उनके पास भी पहुंचने लगा है। उनको भी ये लगने लगा है कि किताब पर्यावरण मतलब कुछ पेड़ों को हमको बचाना है या कुछ इस तरीके से करना है। ये समझ अब उन तक भी पहुंचने लग गई है। और मतलब एक पहाड़ के कवि हैं, उन्होंने एक सड़क के बारे में एक बार लिखा कि
सड़क तुम अब गाँव आए हो, मतलब सड़क अब तुम गाँव आए हो जब गाँव में कोई नहीं बचा। तो सड़क कहती है कि कोई नहीं बचा, ये तो ठीक है, लेकिन अभी खड़िया तो है, मतलब खाली गाँव घरों में जो चीजें पड़ी हुई हैं वो तो अभी रखा हुआ है। तो वो भी अभी जब तक हम सड़क के रास्ते वापस ना ले आए, वो जब तक वो भी चीज खाली नहीं हो जाए तब तक अब वो सड़क वहां पहुंच रही है। तो इस तरह की स्थितियों ने कहीं ना कहीं पूरे पहाड़ को धीरे धीरे जो है पर्यावरण की दृष्टि से भी, मनुष्य के रहने की दृष्टि से भी जो है प्रभावित किया है। और मुझे लगता है कि अगर आने वाले सालों में पहाड़ की पूरी भौगोलिक स्थितियों को देखकर और खासकर वहां के लोगों के जीवन को देखकर अगर कोई नीतियां नहीं बनती हैं, तो उन नीतियों नहीं बनती है तो तब तक पहाड़, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और ज्यादा आप आपदाओं को देखोगे जो मनुष्य जनित है। मुझे कहीं भी यह समझ में नहीं आता कि वो प्रकृति जनित है। जो मनुष्य जनित आपदाएं हैं जिनको हम बाकायदा निमंत्रण दे रहे हैं, वो आपदाएं और बढ़ती जाएंगी। मैं कोई विकास का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको विकास के उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से, जब हर मनुष्य को आप एक जैसा कपड़ा नहीं पहना सकते, हर मनुष्य के नाप के लिए हर आदमी के हिसाब से आप अलग कपड़ा पहनाते हैं, ठीक वहां हर जगह की जरूरत के हिसाब से आपको विकास को देखना होगा कि वहां जरूरत किस चीज की है। अगर उस जरूरत को हम पूरा नहीं कर सकते हैं या उस जरूरत के अनुरूप हमारी नीतियां नहीं है, तो फिर जो है कोई मसला नहीं है। इसलिए मुझे याद आता है कि 2013 में जो है हरीश रावत को लेकर जो है, वहां उस समय सीएम थे, तो पर्यावरण या पहाड़ के उसको लेकर क्या स्थितियां होती, तो उन पर एक टाइटल और एक गाना बना था कि हरदा तेरे चारों ओर लीसा लकड़ी बजरी चोर। कि हरदा मतलब हरीश रावत को हरदा, तेरे चारों ओर लीसा चीड़ के पेड़ से निकलता है, लकड़ी और बजरी चोर। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे पहाड़ को जो है वो किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। या पहाड़ के कवि ने जब ये लिखा था कि नंतिनुले छोड़ पहाड़, मतलब जो बच्चे थे कि नंतिनुले छोड़ पहाड़, ठेकेदारुले फोड़ पहाड़, है ना, तर पहाड़ मेर पहाड़, मतलब कि नंतिन बच्चों ने पहाड़ छोड़ दिया, ठेकेदारों ने पहाड़ को फोड़ दिया, मतलब उसने पूरे पहाड़ को जो है वो विस्फोट लगा के खत्म कर दिया कि तेर पहाड़ मेर पहाड़, मतलब तेरा पहाड़ मेरा पहाड़, रॉय दुखों को मेर पहाड़ की, मतलब वो दुख का ही पहाड़ रहा हमेशा करके। तो ये चेतना ऐसे ही निर्मित नहीं हुई, मतलब वो चेतना भी जो निर्मित हुई ना, वो उस जो पर्यावरण को लेकर लगातार जो संकट उपज रहा था, पर्यावरण को अपने सामने जो नष्ट होते हुए देख रहे थे लोग, उससे उपजा हुआ दुख था ये। और इसीलिए जो है उस दुख के कारण जो है सारे लोगों ने जो लगभग पर्यावरण को लेकर वहां चिंतित थे, उन सब लोगों ने अपना रोष भी प्रकट किया। और मुझे तो याद है कि जिस टिहरी को लेकर जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक लंबा भूख हड़ताल की, एक लंबी पूरी भूख हड़ताल की, इस टिहरी को लेकर जो है वो टिहरी गांव खत्म हुआ, उस टिहरी के बदले हमको कुछ बिजली मिली, लेकिन उसका अल्टरनेटिव भी एक व्यक्ति ने दिया कि आप पहाड़ों में कैसे छोटे बांध बना के जो है वो बिजली पैदा कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हमको दरअसल वही थोड़ा सा जहां चीजें दिख रही है वहां ज्यादा चाहिए और कम समय में हम ज्यादा उपभोग करना चाहते हैं, उस कम समय में ज्यादा उपभोग ने पहाड़ों को धीरे धीरे जो है वो खत्म करने के कगार पर है। तो मुझे लगता है कि नीतियां, सरकार की नीतियां और नीयत अगर पर्यावरण को लेकर और पर्यावरणीय दृष्टि से बने तो मुझे लगता है कि वो बेहतर होंगे और उससे थोड़ा सा पहाड़ को कुछ और साल बचाया जा सकता है। ये मुझे बहुत गर्भित वक्तव्य आपने दिया और नीति और नियत की आपने बात की, तो आपको इस पूरे वक्तव्य को सुनने के बाद ये भी अंदाजा मिलता है कि किस तरह से हमारी जो पारंपरिक जो पद्धतियां रही वो पर्यावरण को के संरक्षण और उसके विकास में कितनी समायोजन करने वाली रही। मुझे याद है कि 1924 के आसपास जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था, जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसमें ही आपने जो चिंता जाहिर की कि वो ट्राइबल्स जो जिस जंगल में रहते हैं उन्हीं पर रोक लगा दी कि आप ये लकड़ियां नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो केवल अंग्रेज सरकार करेगी क्योंकि उन्हें रेल की पटरियां बिछानी है, कारखाने चाहिए, इसलिए ये सारी जो चीजें। तो बेदखली जो है, जो जहां रह रहा है उसके उन्हीं संसाधनों से जो बेदखली है, यह जो प्रक्रिया पिछले समय से शुरू हुई, बहुत ही उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। तो एक तो नीति और नियत की बात है, लेकिन ये भी है कि जो नीति नियंता है उनके पास
ये समझ, ये पर्यावरण की समझ कितनी है, ये भी एक प्रश्न की बात है। तो इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो कमल जैसे संवेदनशील व्यक्ति, युवा जो है, जो अपने सीमित संसाधनों में लेकिन एक उत्साह बहुत बड़ा है कि वो अपने घर से ही प्रारंभ कर रहे हैं पेड़ लगाना। यानी सरकार हजारों हजार पेड़ का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश के हर जगह पर पेड़ लगाना, ये जो प्रयास बराबर है। और ये केवल पहाड़ की चिंता नहीं है, हमारे साथ में डॉक्टर सुभद्रा हैं जो रायपुर से हैं, डॉक्टर ओम निश्चल है, वेद जी हैं, तमाम लोग हैं जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से आते हैं और वहां की पर्यावरण की चिंताएं हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप में से जो लोग इसमें इनपुट देना चाहें, आप लोगों का स्वागत है जी। मेरी आवाज अगर आप लोगों को पहुंची हो जी। हाँ स्मिता जी, मैं बोलना चाहूंगी थोड़ा। आ रही है मेरी आवाज? आपने दोनों ही आज जो वक्ता चुने हैं, दोनों को ही सुनकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये उन लोगों में से हैं जिनका राजनीतिक कोई इस प्रकार का धंधा नहीं है। ये इन्होंने अपने मन से पर्यावरण पर काम करने को सोचा है। सबसे पहले मैंने कमल जी को सुना तो वाकई इतना सुखद है ये जानना कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अगर भीतर से प्रेरित होता है और फिर कोई कार्य करता है। मैं याद करती हूँ मेरा जो मामा गांव है, हम सब बेसिकली किसी न किसी गांव से आते हैं, तो मेरे जो मामा जी का गांव है, हम बचपन में जब वहां जाते थे गांव में, तो एक बहुत बड़ा तालाब देखा करते थे और हम माँ से हमेशा वहां कहते थे कि हमको आज समुद्र देखने जाना है, समुद्र जाना है। हम बच्चों के लिए वो तालाब नहीं था, वो समंदर था, बहुत विशाल। और फिर हम उसके किस्से बचपन से जब हमने सुनना शुरू किया, जब समझ पैदा हुई, तो हमने जाना कि वाकई वो इतना विशाल तालाब है, आज भी जीवित है, उतना ही लबालब है। मेरे नाना जी ने उसको बनाया था, कोई सरकारी सहायता नहीं। कहती है माँ कि गांव में अकाल पड़ा था उस साल, और गांव में जब अकाल पड़ा तो गांव के जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो वंचित वर्ग के लोग थे, उन्होंने उनके लिए अपने घर का ढाबा खोल दिया है ना। ढाबा मतलब जहाँ अनाज होता था, कि आप लोगों को फ्री में यहाँ पर खाना मिलेगा, शर्त है कि अपनी ऊंचाई का आपको गड्ढा खोदना है। और बस इसी के आधार पर धीरे धीरे वो विशाल काय तालाब जो वहां पर आज भी जीवित है, और वो पूरा गांव तालाबों का तालाब है और आज भी इतना ही सुंदर। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैंने कमल में देखा, कि अगर हमारे संस्कार में ही पर्यावरण हो तो हमें अलग से कुछ ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। गांव से मेरे पिताजी ने सीखा। पिताजी की मैं बात बताऊं तो पिताजी ने जब कोरबा, आप सभी जानते होंगे कोरबा को, एक बड़ी जगह है छत्तीसगढ़ में, एमपीबी से लेकर के एनटीपीसी तमाम वहां पर किला खदान पर। तो पिताजी ने रिटायरमेंट के बाद जब वहां पर एक जगह चुनी अपने लिए घर बनाने के लिए, तो वो बिल्कुल निखालिस एक मैदान था, चारों तरफ दूर दूर तक न एक पेड़ न एक मकान। पिताजी ने घर बनाने से पहले ही वहां रोपण शुरू कर दिया था, और आज उसका परिणाम ये है कि वहां सारे फलदार वृक्ष घर के सामने लहलहा रहे हैं। जामुन है, शहतूत है, नीम है, बरगद है, पीपल है, मतलब कम से कम वहां 15-20 पेड़ विशालकाय हो चुके हैं, हर प्रजाति के वहां पर पेड़ हैं। तो वो पूरा एरिया आज हरा भरा हो गया है। कॉलोनी अब तो बस चुकी, अब तो करीब 30 साल की बात हो चुकी। तो एक व्यक्ति जब शुरुआत करता है इस प्रकार से, ये संस्कार अगर हम बच्चों में डालते हैं। यहाँ जब मैंने घर बनाया रायपुर में, तब भी पिताजी बहुत परेशान रहते थे कि तुम्हारा जो परिवेश है यहाँ एक भी पेड़ नहीं है, क्योंकि हम आउटर में घर बना रहे थे। रायपुर ऐसे भी बहुत बदनाम था कि यहाँ पर हरियाली नहीं है। तो यहाँ भी हमने पौधे लगाए तो आज विशालकाय वृक्ष बन चुके हैं। और मैं जहां तक रायपुर की भौगोलिक विशेषता के बारे में बताऊं स्मिता जी, तो यहाँ भी एक प्रकार से पूरा रायपुर सूखा था, हरा भरा था ही नहीं। एक कलेक्टर यहाँ आए करीब 30-35 साल पहले, मंडल करके, पूरा रायपुर अगर आज हरा भरा दिखता है, एरियल व्यू आप लेंगे रायपुर का, तो आश्चर्य की बात है ये भी कि यहाँ कलेक्टेड, जहाँ कभी सिर्फ एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, वहां एक लहलहाता हुआ ऑक्सीजोन निर्मित हो चुका है। बहुत ही सुंदर लगता है, शहर के बीच में जैसे एक जंगल है। इसी प्रकार से रविशंकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में
एक जंगल है शहर के बीच में जिसमें बकायदा हिरण, अजगर, खरगोश ये सब है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि महानगर में तब्दील होता हुआ रायपुर है और उसके बीच में एक जंगल सांस ले रहा है। तो ये कुछ सुखद परिवर्तन है और सच में मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिएगा कि सरकारें क्या करती हैं, हर साल अभी वृक्षारोपण का सीजन आ जाएगा, हर साल लाखों वृक्ष वहीं पर, पौधे वहीं पर रोपित होते हैं और अगले साल फिर वो मैदान साफ होता है अगले वृक्षारोपण के लिए। मतलब शर्म नहीं आती हमारे नेताओं को, चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो, वो देखते नहीं क्या कि यही तो उन्होंने पिछले साल भी रोपण किया था। ग्रीन आर्टिस्ट नाम की तो चीज ही नहीं है, नीतियां कुछ बनती ही नहीं है। उप्रेती जी ने जैसे कहा पहाड़ों की बात, तो मुझे एक एक दृश्य वहां का मेरी आंखों के सामने आ रहा था, क्योंकि मैं सच में पहाड़ प्रेमी हूँ। मुझे समंदर भी उतना ही खींचता है जितना हिमालय। मैंने हिमालय को पूरा नॉर्थ ईस्ट है ना, नेपाल से लेकर के भूटान तक और हमारे भारत का ऊपर का हिस्सा जितना भी उत्तराखंड से लेकर दार्जिलिंग तक पूरा देखा हुआ है। टिहरी बांध की बात हुई, टिहरी को जब स्मिता जी मैंने देखा था तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था कि सच में सुंदरलाल बहुगुणा की जो चिंता थी, इतना बड़ा बांध, नया पर्वत हिमालय कैसे सहन करेगा, कभी न कभी ये फूटेगा और फूटेगा तो हरिद्वार भी न बचेगा। मैंने देखा था कि हिमालय में जगह जगह पे सुरंगें, जगह जगह पे सुरंगें, मुझे तक समझ में नहीं आता था ये सुरंगें इतनी क्यों है। बाद में पता चला कि विद्युत परियोजनाओं के लिए सुरंगें बनाई जा रही हैं। तो आप तो हिमालय की छाती पर छेद कर रहे हो, तो केदारनाथ ये जलजले क्यों नहीं आएंगे। तो ये जो सारी मुसीबतें हैं वाकई में मानव निर्मित है, नीतियां बहुत ही गलत बन रही है। और जहां उन्होंने जल जंगल जमीन की बात कही बेदखली वाली, हमारा जो छत्तीसगढ़ है कम से कम यहाँ पर 30% प्राकृतिक वन अभी भी है, ईश्वरीय कृपा से कहना चाहिए। लेकिन बस्तर को मैं देखती आ रही हूँ 80s से, क्योंकि हम बस्तर में भी रहे, सुकमा जो कि आज नक्सल पीड़ित बिल्कुल धुर नक्सली एरिया बन चुका है, बहुत घना जंगल हुआ करता था। लेकिन आप जब आप आज रायपुर से आप निकलेंगे बस्तर की तरफ तो आपको पूरे जंगल झीने होते हुए दिखाई देंगे। वही चीज कि वहां के जो मूल आदिवासी हैं उनको वंचित कर रखा है, वे बेचारे अपने जंगलों से बिल्कुल अधिकार से बाहर किए जा चुके हैं। तो जो पारंपरिक रूप से अपने जंगलों को बचाने की उनकी रीति रही है वो सब कुछ छूट चुका है। तो पर्यावरण की चिंता में यहाँ तो है कि सरकारें तो पूरी तरह से चूक रही है। मैं अपने कॉलेज की भी एक बात बताना चाहती हूँ। वृक्षारोपण की बात हुई, हमारा कॉलेज छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना कॉलेज है, शासकीय जीवोगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। तो इस कॉलेज में का जो कैंपस है इसमें हर साल वृक्षारोपण होता रहा और अगले साल तक वही सूखी जमीन। एक प्राचार्य आए अंजनी कुमार शुक्ल करके करीब 10 साल पहले, उन्होंने वृक्षारोपण जब करवाया तो बकायदा उनकी मेहनत देखने लायक थी कि उन्होंने हर वृक्ष, हर पौधे के चारों तरफ उन्होंने बकायदा घेरा बनवाया और उसमें बहुत ही कायदे से वो गोबर खाद डलवाते थे और ईमानदारी से पानी डालने की योजना उन्होंने बनाई। आज वो सारे पौधे वृक्ष में बदल चुके हैं। काजू फल रहे हैं, चीकू फल रहा है ना, काजू, चीकू, बादाम, आम है ना, कटहल, मतलब ढेरों सारे पेड़ अब फलने लगे हैं। तो ये होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आपने औपचारिकता निभा दी, फोटो खिंचवा लिए, पेपरों में आपने प्रेस रिलीज कर दिया कि हमने वृक्षारोपण धूमधाम से मनाए। बस हम चाहे 5 पौधे लगाएं लेकिन उसको वृक्ष रूप में बदले तो सही। तो जब तक हमारे भीतर, और जो कोरोना ने जो हमको पीड़ा दी है और ऑक्सीजन की जो महत्ता हमने अभी समझी है और एक पेड़ का जो योगदान है, तो जब तक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति भीतर से प्रेरित नहीं होगा, इन सब का महत्व नहीं समझेगा, सरकार के भरोसे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, सरकारों पर हम दबाव जरूर बना सकते हैं, जैसे कमल जी ने किया ना कि उनका ग्रुप है छोटा सा, है ना, ये छोटे छोटे दबाव समूह तैयार हो, थोड़े जागरूक हो और ये बिना किसी स्वार्थ भावना से अगर सरकारों को एक निश्चित दिशा में चलने को मजबूर करते रहे। आपने सुना होगा स्मिता जी, हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े जोर शोर से उद्घाटन हुआ, जेट्रोफा के पौधे लगाए गए कि अब डीजल मिलेगा बाड़ी से। जेट्रोफा नहीं रहे, बाड़ी नहीं रही, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, न जेट्रोफा है न डीजल। तो ये सब सिर्फ मतलब वाहावाही के लिए इस प्रकार के प्रचार किए जाते हैं
और सच में देखा जाए तो चिंताएं होती नहीं है। तो जब तक तंत्र के साथ जन जब तक नहीं जागेगा तो ये समस्याएं सुधरने वाली नहीं है, हम खुद जब तक प्रेरित नहीं होंगे। बस मुझे ये कहना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और स्व प्रेरणा की जो बात आप निरंतर आपने जो बात कही बहुत ही मूल्यवान है। अगर ओम जी हैं या वेद जी हैं, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं जी जी नमस्कार। हाँ वेद जी, हाँ नमस्कार वेद जी। हाँ वेद जी, आपको जिस वाद्य से आप जुड़े हुए हैं वो वाद्य तो पर्यावरण से ही आता है। वह जो बंशी है जो आप बजाते हैं वह उस पर्यावरण की ही देन है। आप कवि हैं, गजलकार हैं, गीतकार हैं, तो आपके जो बिंब हैं, जो सौंदर्य और प्रेम के जो बिंब हैं वो तो प्रकृति से आ रहे हैं, पर्यावरण से आ रहे हैं। क्या होगा जब ये पर्यावरण नहीं होगा? इसमें कोई शक नहीं है। जो चिंताएं व्यक्त की हैं अभी प्रकाश भैया ने, प्रकाश भाई साहब ने, और इसके पहले भी जो पूर्व वक्ता ने कहा, मैं सुन नहीं पाया, दूसरी जगह व्यस्त था, तो जो चिंताएं व्यक्त की हैं ये बहुत ही जायज चिंताएं हैं। सुभद्रा मैम ने भी जैसा बताया, इसमें कोई शक नहीं। और साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए लोग भी लगातार इस बात को उठा रहे हैं, कविताओं में भी और संगीत भी। आज जिस प्रकार से संगीत में भी कहीं ना कहीं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जैसे किसी एक पश्चिमी कवि ने कहा था कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, तो उसी तरीके से इतनी भौतिकता हमारे साथ आ चुकी है कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। जो विदेशी परिवेश में अप्रैल प्रकृति से जुड़ा हुआ माह माना जाता है, अप्रैल का माह। और एक कवि ने लिखा कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो किन संदर्भों में उनको कहना पड़ा कि जो प्रकृति से जुड़ा हुआ माह है वो कितना निर्मम हो चुका है। और हमारे भारत का भी यही हाल है। प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी माह हैं, सावन आता है तो क्या सावन हम महसूस कर पाते हैं उसके रिमझिम को? कोई प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार आता है, क्या हम महसूस कर पाते हैं? एक कसक होती है। मैम ने बताया कि रायपुर में बसे तो परिवार से ये बात चलती है कि आपके पेड़ कहाँ हैं जहां आप बसे हुए हैं, और पेड़ लगाए जाते हैं वहां पर। ये बात संस्कार से ही संभव है, ये बात सरकार से संभव नहीं है। आपके संस्कार में जब प्रकृति होगी, जब एक प्रकृति से जुड़ा हुआ परिवेश होगा, तभी संभव हो पाएगा। अभी प्रकाश भाई कह रहे थे कि चीड़ के पेड़ लगा दिए गए। चीड़ के पेड़ भी जरूरी हैं, लेकिन एक विशेष कारण से चीड़ के पेड़ लगा दिए गए। जेट्रोफा और डीजल की बात की सुभद्रा मैम ने, जेट्रोफा के पेड़ लगा दिए गए एक विशेष कारण से। इस प्रकार से अगर पर्यावरण के प्रति सरकार चिंतित भी होती है तो उसकी चिंता किस हद तक हमारे लिए सकारात्मक है, हमारे लिए सार्थक है, ये एक सोचनीय विषय है। प्रकाश भाई ने बहुत ही अच्छे से कई बातें बताई। जल, जंगल, जमीन, हमें नारा तो सुन लेते हैं, लेकिन किस प्रकार से ये हमें प्रभावित कर रहा है। मैंने लिखा था कि ये फैशन की चली आंधी, ये फैशन की चली आंधी की तुलसी है उजड़ने को, ये फैशन की चली आंधी कि तुलसी है उजड़ने को। यहाँ पर पीढ़ियां कैक्टस में आई है उलझने को, यहाँ पर पीढ़ियां कैक्टस में आई है उलझने को। और धन्यवाद। और दूसरी पंक्ति जो कही थी, दूसरा जो शेर कहा था कि जमी को छोड़ मत भागो, जमी को छोड़ मत भागो यहाँ श्रृंगार के पीछे, जमी को छोड़ मत भागो यहाँ श्रृंगार के पीछे। सवरना भी एक ऐसा है जो छोड़ी माँ तड़पने को, सवरना भी एक ऐसा है जो छोड़ी माँ तड़पने को। हम पता नहीं किस प्रकार से संवर रहे हैं, किस प्रकार से खुद को सजा रहे हैं, विकास की ओर भागे जा रहे हैं कि माँ, धरती माँ जो है हमारी, वो तड़प रही है। ऐसा संवरना, ऐसा विकास, ऐसी नीतियां, ऐसी हमारी पढ़ाई लिखाई किस काम की? बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। और प्रकाश भाई ने तो आंखों देखी बताया है पहाड़ क्या है, पहाड़ कहाँ जा रहा है। हम सब इसके साथ हैं, इस बात के साथ। धन्यवाद। ओम जी, आप मैंने बार बार कही कि आप गीतकार हैं, कवि हैं। हाँ जी, हाँ कमल, हाँ
सभी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं तो डॉक्टर उप्रेती जी के संबोधन से और बहुत कृतकृत्य हूँ और बहुत सारे पहलुओं पर, चूंकि जैसे कहते बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, ये बाजार से गुजरे भी हैं और खरीदार भी हैं। तो जो मतलब जो जमीन के हैं उप्रेती जी, उस जमीन के हैं और जितने भी पेड़ के आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे इनके यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा जी हों, इसके पहले बद्रीदत्त पांडे की जो क्रांतिकारी परंपरा रही है, ये सब किसी न किसी रूप में उत्तराखंड को या प्रकृति को बचाने के जो आंदोलन हुए, न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे विश्व के पर्यावरण के मानचित्र पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भारत के पर्यावरण की चिंता ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं कि एक हमारे कवि कहते हैं कि हिंदी को दुहने वाले ज्यादा है, हिंदी की गाय को दुहने वाले ज्यादा हैं, खिलाने वाले कम। तो पेड़ की छाया में विश्रांति करने वाले ज्यादा है और उसको खिलाने वाले कम। तो ये बहुत अच्छी चर्चा रही, क्योंकि पूरे आधारों को इन्होंने कर दिया। अगर आपकी अगर इजाजत हो तो एक कविता पर्यावरण पर पढ़ना चाहूंगा। जी, मुझे लगता है शायद आपके इस आंदोलन को, आपके इस व्याख्यान को ये समर्थन भी दे। मेरी कविता है जो बहुत प्रोमेंट कविता है निराला जी की, बांधो न नाव इस ठाव बंधो। छोटी सी गीतिका है वह, मैंने उसको आधार भित्ति के रूप में लिया है और मैंने इसको इस तरह पर बनाया कि बांधो न बांध इस ठाव बंधो, डूबे का सारा गांव बंधो। तो अभी आपने देखा कि भूस्खलन हुआ और होते ही रहते हैं, पीछे उत्तरकाशी डूबी और तमाम ये जो जल प्लावन है। तो इस पर एक मेरी कविता है, मुझे लगता है कविता से ज्यादा अब मैं गद्य बोलूंगा तो उसका नुकसान होगा। प्रकाश उप्रेती जी के लिए ये खास तौर से और मैडम स्मिता जी के लिए, सभी बंधुओं के लिए। बांधो न बांध इस ठाव बंधु, मेरी आवाज आ रही है? बांधो न बांध इस ठाव बंधु, डूबेगा सारा गांव बंधु। बांधो न बांध इस ठाव बंधु, डूबेगा सारा गांव बंधु। नदियां संस्कृति का गोमुख हैं, संवेदन सजल सदा नीरा। ये हिये की प्यास बुझाती हैं, बनकर सुरसरी बनकर मीरा। नदियां बहती हैं बहने दो, कुदरत को यूं ही हंसने दो। रेतो मत गला पहाड़ों का, पेड़ों को सतत भी हंसने दो। नदियां बहती हैं बहने दो, कुदरत को यूं ही हंसने दो। रेतो मत गला पहाड़ों का, पेड़ों को सतत भी हंसने दो। नदियां अगर सूख गई तो फिर इन बांधों से फिर क्या होगा। जीवन के स्रोत छिन गए तो सम्मुख बियाबान होगा, सम्मुख बियाबान होगा। वन उपवन सब हम बेच रहे, सत्ता के चंद दलालों को। पानी का स्वत्व दे रहे हैं कुछ कारपोरेट घरानों को। वन उपवन सब हम बेच रहे, इसीलिए कवि कुंवर नारायण ने कहा था हमें जंगल और वीराने दो। तो हमें हमारे जंगल और वीराने दो, सभ्य मत करो। वन उपवन सब हम बेच रहे, सत्ता के चंद दलालों को। पानी का स्वत्व दे रहे हैं कुछ कारपोरेट घराने को, कुछ कारपोरेट घराने को। है मनुष्य सभ्यता पर संकट, छिन रही धरा से छांव बंधु। बांधो न बांध इस ठाव बंधु, डूबेगा सारा गांव बंधु। मत भूलो त्याग भगीरथ का, गंगा धरती पर ले आए। मत भूलो त्याग भगीरथ का, गंगा धरती पर ले आए। जीवन को सच्ची सांसें दी, मानव को मनुज बना पाए। यदि गले रुंध गए इनके तो सींचेगा प्यासे कंठ कौन। धरती को कौन दुलारेगा, हो जाएगी ये सृष्टि मौन। तल में कितना जल है बाकी, नदियां लगती है एकाकी। तल में कितना जल है बाकी, नदियां लगती है एकाकी। अपने हित की खातिर हमने कुदरत की सौगातें बांटी। अपने हित की खातिर हमने कुदरत की सौगातें बांटी। तनमंगी गंगा, तनमंगी नदियों के तन से रिश्ता है जैसे घाव बंधु। बांध इस ठाव बंधु, डूबेगा सारा गांव बंधु। धरती का वक्ष दरकता है, प्रकाश जी, धरती का वक्ष दरकता है जब एक पेड़ भी कटता है। धरती का वक्ष दरकता है
जब एक पेड़ भी कटता है, जंगल नंगे होते हैं जब, जंगल नंगे होते हैं जब, दावानल तभी बरसता है। पृथ्वी का आसन डोल रहा, नदियों की पीर नहीं जानी, हमने विकास की आंधी में पेड़ों की आह न पहचानी। पृथ्वी का आसन डोल रहा, नदियों की पीर नहीं जानी, हमने विकास की आंधी में पेड़ों की आह न पहचानी। प्राणों की प्रहरी बाहें उफ, प्राणों की प्रहरी बाहें उफ, हमने कुल्हाड़ियों से काटी। वृक्षों से शाश्वत मैत्री की, हम भूल गए सब परिपाटी। हे शुभ्रा घोर बर्फशा सुचत्रा सूर्षा दशक मरुद विरग निरागही, अग्नि मरुत वायु जल उषस सबकी प्रार्थनाएं हमने की, हम भूल गए उस पूरी परिपाटी को। तो हमने लिखा कि धरती का वक्ष दरकता है जब एक पेड़ भी कटता है, जंगल नंगे होते हैं जब दावानल तभी बरसता है। पृथ्वी का आसन डोल रहा, नदियों की पीर नहीं जानी, हमने विकास की आंधी में पेड़ों की आह न पहचानी। प्राणों की प्रहरी बाहें उफ, हमने कुल्हाड़ियों से काटी। वृक्षों से शाश्वत मैत्री की, हम भूल गए सब परिपाटी। कुदरत की अनदेखी की तो ये लेगी हमसे दांव बंधु, कुदरत की अनदेखी की तो जैसे दांव ले रही है। बंधु बांधो न बांध इस ठाव बंधु, डूबेगा सारा गांव बंधु। और अंतिम इसका समाहार है कि ये बांध नहीं छायाएं हैं, ये बांध नहीं छायाएं हैं तो स्वप्नों के हरकारों की, ये बांध नहीं छायाएं हैं तो स्वप्नों के हरकारों की, इनकी संरचना के पीछे है मिली भगत सरकारों की। ये बांध नहीं छायाएं हैं तो स्वप्नों के हरकारों की, इनकी संरचना के पीछे है मिली भगत सरकारों की। जल प्रलय नहीं हम भूल सके, पल भर में तिहरी डूब गई, हर सूद मिट गया नक्शे से, द्वारका कभी जो डूब गई। जब तक पहाड़ है जीवन है, संदेश, जब तक पहाड़ है जीवन है, धरती पर वन है जीवन है, जब तक नदियां हैं जीवन है, वरना उजाड़ ये जीवन। धरती की कोख उजाड़ो मत, धरती की कोख उजाड़ो मत, लेने दो इसको सांस बंद। धरती की कोख उजाड़ो मत, लेने दो इसको सांस बंधु। बांधो न बांध इस ठाव बंधु, डूबेगा सारा गांव। बांधो न बांध, डूबेगा सारा। पूरी कविता में निचोड़ दे दिया। कमल है हमारे बीच में, कमल है। हाँ, मैं कुछ लोग जो बाद में ज्वाइन किए मैं बता दूं, हमारे पहले वार्ताकार कमल है जो सीनियर सब एडिटर है अमर उजाला में, और आप अकेले ही 2008 से एक काम पे लगे हुए हैं। अकेले ही वो सैकड़ों पेड़ अपने आसपास बोए जा रहे हैं और अकेले इन्होंने शुरू किया। आज एक समूह इनके साथ जुड़ गया। जी कमल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं थोड़ा सा समय से बता हुआ। हाँ, आप जैसे ऑफिस में से आए हुए हैं थोड़ा। हाँ जी, ऑफिस में ही हूँ मैं, लेकिन थोड़ी सी दो बातें मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से। जी जून के लास्ट में जी सब लोगों को एक प्रण लेना है कि सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नहीं लगा सकते, तो सिर्फ 5 पौधे हमको लगाने हैं। हमें लेना है एक तो नीम, एक पिलखन, एक पीपल, एक बड़, और उसके आसपास उसको बचाने के लिए अगर हम बोगनविलिया लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। है ना? 5 पौधे हैं। इनको सबसे बड़ी बात है, इनको बहुत कम देखभाल की जरूरत है। इनको देखभाल कम चाहिए, पानी कम चाहिए, लेकिन फैलते बहुत जल्दी। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। एक बात जो सुभद्रा मैम ने कही थी कि जो बाबूजी इनके आसपास जो पेड़ लगाते थे वो बहुत अच्छा करते थे, क्योंकि अब भारत में एक व्यक्ति के ऊपर मात्र 28 पेड़ हैं, जबकि दुनिया में ये आंकड़ा 491 पेड़ों का है। वाह 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 वाह। सब लोगों को लगाने, और इस पर्पज से नहीं लगाने। मैम ने जैसे कहा कि प्रेस रिलीज जारी करवा दी, इसके लिए जब तक वो बच्चे से युवा ना हो जाए तब तक हमें पेड़ लगाने, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था कि 227 लीटर ऑक्सीजन एक पेड़ छोड़ता है, बड़ा पेड़, और आदमी 24,000 बार सांस ले तो उसको 550 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, कैनोपी बन जाएगा,
ऐसे जब वो बन जाएगा तभी वो आपको क्या कहते हैं प्रदूषण से बचा पाएगा, तभी वो आपकी रक्षा कर पाएगा। तो इसके आसपास जो खाली जगह है वहां से पेड़ लगाना है, पानी रोज डालना है, उसकी देखभाल भी करनी है। जब वो बड़ा हो जाएगा तब क्या कहते हैं, आप देखिए ना, पेड़ लगाएंगे आपको बड़ा सुकून मिलेगा। आप एक पेड़ से दोस्ती करके देखिए। तो ट्री माय फ्रेंड आपने जो संस्था शुरू की है कि ट्री माय फ्रेंड, तो मुझे लगता है कि इस पे मैं थोड़ी सी और आपने जो जून के आप जो प्रण लेने की बात कही, वो बड़ी खूबसूरत बातें आपने कही। और एक आम आदमी अपनी सीमाओं, अपनी लिमिटेशंस में रह करके किस तरह से अपने भविष्य को जिंदा रख सकता है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए भविष्य जिंदा रख सकता है। तो मैं इस पे और आपसे संपर्क करूंगी और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके साथ थोड़ा सा उनको गाइड कर सकेंगे कैसे ये सारी चीजें करनी है। आप अपने व्यस्त समय के बीच में से कमल आए और आप अभी भी ऑफिस में से हैं, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। और आप बीच में चर्चा में जैसा भी आपको लगे आप जा सकते हैं, और इस वायदे के साथ कि दोबारा फिर हमसे मुलाकात करेंगे। निवेदन सभी लोगों से है मेरा कि आप लोग जुड़े, सब लोग जुड़ जाते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि ट्री माय फ्रेंड ने करावा अगर मैं अभियान शुरू किया तो हम ट्री माय फ्रेंड हम छत्तीसगढ़ में भी बना सकते हैं, हम उत्तराखंड में भी बना सकते हैं, हम राजस्थान में भी बना सकते हैं। हमें जोड़ना है, लोग अवेयर करना है। हमें दिल्ली में पूरे इंडिया को बहुत हरा भरा करना है। और बहुत जल्दी संभव हुआ तो पूरा जीवन पेड़ों को देने वाला हूँ। खासकर स्मिता मैडम के बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करना भाई, मैं तो आपसे ले लिया वायदा कि आप मेरे प्लॉट पे जो जंगल करेंगे जी। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे थोड़े सा ऑफिस की बंदी से है तो थोड़ा सा मुझे बता दें और फिर मुलाकात होगी आप। ठीक सभी को नमस्कार, शुक्रिया। हमारे और जो अतिथि गण या प्रकाश, कोई इस पर हमारे तमाम जो प्रकाश, अच्छा प्रकाश एकदम से अभी छूट गए हैं। तो हमारे अच्छा यही है प्रकाश, तो किसी और उससे आए। हाँ प्रकाश, अपना कुछ आप जो आपकी बात पर तमाम प्रतिक्रियाएं आए हैं, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहें अथवा इसको समाहार करते हैं। हाँ, एक तो ये है कि ओम निश्चल सर ने जो कविता पढ़ी उससे मुझे ऐसे लगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसको मैं दृश्य रूप में देख रहा हूँ। जो अपने शब्दों के जरिए दरअसल उन्होंने उस दृश्य को दिखाया जिसको मैं देखता आ रहा था और जिसकी पीड़ा मेरे मन में भी थी। मैं मतलब जो बातचीत हो रही थी ना पर्यावरण को लेकर, जैसे वो संस्कार की बातचीत थी, तो मैं ये था कि जब हम घर में गाँव में थे तो पहाड़ में हमको ये सिखाया जाता था कि शाम को अगर आपको नहौ एक जगह होती है जहाँ पानी भरने वाला, वहां से पानी लाना है तो एक डब्बा आपको पेड़ के लिए भी लाना है। और जब हम स्कूल में गए तो हमारे पास एक पेपर होता था कृषि विज्ञान का, और मुझे याद है कि वो छठा पीरियड कृषि विज्ञान का होता था। कृषि विज्ञान में अब तो शायद नहीं होता है स्कूल्स में कृषि विज्ञान का पेपर। तो हमको कृषि विज्ञान के पेपर में सिखाया जाता था कि आपको बागबानी कैसे करनी है, और हम बकायदा घर से 5 किलोमीटर दूर पानी ले जाते थे, कुदाल ले जाते थे, और कुदाल से जो है अपनी क्यारियां, अपने पेड़ स्कूल में भी लगाते थे। मतलब एक घर की ट्रेनिंग थी और एक स्कूल में भी कृषि विज्ञान के जरिए हमको ये बताया जाता था कि आपके लिए यह पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं। वो कोई पर्यावरणीय दृष्टि नहीं थी, वो पेड़ों के प्रति जो है वो लगाव था, और पेड़ों को लेकर वो एक समझ थी अपने आस। वो घर में भी समझ थी, वो स्कूल की समझ भी थी। तो मुझे लगता है कि जब तक हम इस रूप में नहीं देखेंगे, मतलब इस पूरे पर्यावरण को आप जिसको कह रहे हैं, इसको इस रूप में नहीं देखेंगे, तब तक मुझे लगता है कि हमारा जो मतलब एक तरीके से इसको लेकर चिंताएं हैं और इसका संकट है वो बना रहेगा। और दूसरा ये कि सरकारों को लेकर बिल्कुल ठीक है कि हम बहुत कुछ सरकारों पर नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर जो चीजें होती हैं उनमें सरकारों की एक बड़ी भूमिका होती है। हम उनके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ प्रतिरोध अपना व्यक्त कर सकते हैं, हम यह सब कुछ कर सकते हैं जो मोटे तौर पर किया। मतलब वो ऐसा नहीं है कि लोगों ने उसको लेकर नहीं किया। मतलब टिहरी अगर आज जलमग्न है तो उसको लेकर लोगों ने किया। मेरी पीढ़ी आज जो है पंचेश्वर बांध बन रही है तो हम 2 बार पंचेश्वर यात्रा निकाल चुके हैं उसको लेकर कि भैया जो आप ये बांध बनाने जा रहे हो, नेपाल और जो है कुमाऊं के बॉर्डर पर, मतलब उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर जो पंचेश्वर बांध आप बनाने जा रहे हो,
इसके आने वाले समय में इससे कितना कुछ नुकसान हो रहा है, मतलब आप कितने गांव को नष्ट कर रहे हो, उसके अलावा उस गांव के अलावा पूरी प्रकृति को, वहां रहने वाले जीव जंतुओं को, उन सारी चीजों को कितना आप नष्ट कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ बिजली मिल जाएगी। सिर्फ इसके लिए आप ये पूरा, मतलब आप 10 साल के फायदे के लिए आने वाले 60 साल को नष्ट कर रहे हो या 70 साल को नष्ट कर रहे हो। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम, मतलब यहाँ पीढ़ी भी या जो बाकी लोग हैं वो जागरूक करें, लेकिन सरकार की नीतियां जो हैं, जब तक उसमें लोगों की दृष्टि, खासकर पर्यावरण को लेकर, खासकर वहां के जनजीवन को लेकर जो समझ या उसकी उपयोगिता को लेकर जो समझ नहीं बनेगी, खासकर तब तक शायद चीजें नहीं हो सकती। इसलिए जब उत्तराखंड को लेकर बार बार एक आंदोलन बनता है कि आप देहरादून से राजधानी को गैरसैंण लेके आइए, जो कि बीच पहाड़ों के बीच में है, तो वो भवन उठाने का मसला नहीं है कि आप देहरादून से कुछ भवन उठा के कुछ वो ले जाके आप गैरसैंण जाइए। गैरसैंण राजधानी बनाने का मकसद हमारा यह है कि आप उस जनजीवन को समझ पाएंगे जिसको आप नहीं समझ पाते, क्योंकि देहरादून से आपकी जो दीठ है वो दिल्ली की तरफ है और पीठ जो है वो पहाड़ की तरफ है। जब तक आपकी दीठ पहाड़ की तरफ नहीं होगी, मतलब आपकी नजर जब तक पहाड़ की तरफ नहीं होगी, तो आप कैसे समझेंगे? तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो मुझे लगता है कि इस रूप में हमको इसको समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट संदीप सर हैं, संदीप गर्ग जी, यदि आप कुछ इनपुट देना चाहें। आप भी गांव से आते हैं और गांव के का जो संबंध पर्यावरण से आजकल जो टूट रहा है, यदि इस पर आप कुछ कहना चाहें, संदीप सर। जी सभी को नमस्कार। एक्चुअली आज काफी कुछ मैंने सीखा है और शायद अगर मैं यहाँ नहीं होता तो बहुत कुछ मिस कर जाता। जैसा कि डॉक्टर प्रकाश जी ने बहुत सारी बातें बताई और निश्चित रूप से मुझे पढ़ाने में भी इसमें हेल्प होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें ऐसी हैं जो कि अनुभव से बताई जा सकती हैं। बुक के अंदर जो चीजें लिखी हैं वो तो सरकारें लिखती हैं, ठीक है, तो उसमें सारी चीजें नहीं होती है। तो असलियत पर हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम किसी चीज को अनुभव करें। जैसा कि मैं गांव में ही रहता हूं, हमारे यहाँ पर भी अभी भी मैं इसी समय घूमने के लिए आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रोज इस समय घूमने के लिए आऊं, लेकिन यहाँ पर भी जो पेड़ हैं वो बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारा बहुत सारी कारण है, हमारा लालच भी है, लेकिन हम भी एक छोटी सी पहल करने वाले हैं कि हमारे यहाँ क्या है, यूपी में एक लैंड होती है, LMC लैंड होती है, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, सरकारी मतलब ग्राम सभा की भूमि होती है। तो हम लोग बहुत जल्द प्रयास करने वाले हैं कि जो भी लोगों ने कब्जाई हुई है जमीन, बहुत सारी जमीन पड़ी है ऐसी, उस पर हम बड़ी मात्रा में जल्दी ही वृक्षारोपण का काम कराने जा रहे हैं जुलाई में, अगस्त में। जी, वन विभाग के सहयोग से हम कोशिश करेंगे जितने भी ज्यादा से ज्यादा वृक्ष हमें मिल सके। और हमारे यहाँ पीपल, खास तौर पर जैसे पीपल वैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन जैसे घर के अंदर कहीं जैसे 2 दीवारें जहां मिलती है वहां पर मैंने अक्सर देखा कि पीपल लगे हुए होते हैं, बाद में उनको ऐसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो हमारा प्रयास ये होगा कि ऐसे जितने भी पौधे हैं उनको सबको ऐसी जमीन पर, और जो भी सहयोग हमें वन विभाग से और अगर कहीं से मिल सकेगा तो हम भी जल्दी जितना भी कर सकेंगे वृक्षारोपण का काम करेंगे। जी, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कमल इसमें आपके और सहयोगी हो सकते हैं। कमल मिट्टी है जी। हमारे बीच में KP सिंह हैं जो गांव से आते हैं और इनके जो गांव हैं वो गांव हमारे यूपी बिहार के पारंपरिक गांव से अलग हैं, विकसित हैं, आधुनिकता के थोड़ा आसपास है। यदि आप इस पर कुछ इनपुट देना चाहें, उसका बस मैं समाहार कर रही हूँ, अगर KP सिंह है तो। KP सिंह जी हैं जी, संभवतः मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं इसको अब एक समाहार इसका करते हुए अगर मैं बात कहूँ कि कमल और प्रकाश जो हमारे मुख्य वार्ताकार रहे, उन्होंने एक ऐसे विषय पर हमारे साथ अपने अपने अनुभव साझा किए कि जैसे मैंने कहा कि कमल उस पीढ़ी के पत्रकारों में से हैं जो पत्रकारीय दायित्व की भीषणताओं से गुजरते हुए भी इन्होंने संभावनाओं के जो बीज हैं वे बो रहे हैं आने वाली नस्लों के लिए।
और प्रकाश हमारे एक ऐसे साथी हैं जो पहाड़ से आते हैं और पहाड़ को जाते भी हैं, यानी जिनकी दीख जो है पहाड़ से हटती नहीं है, और पहाड़ की जो चिंताएं हैं जहाँ से वो आते हैं वो चिंताएं इनको भीतर, इनको बराबर इनको दौड़ाती हैं ताकि वो उस पहाड़ की चिंता को दूर कर सके। और हमारे साथ इस वार्ता में तमाम देश के तमाम लोग, सुभद्रा जी हो, ओम सर हो, वेद मित्र हो, प्रकाश जी हो, केपी सिंह हो, संदीप सर हो, तमाम लोग और तमाम हमारे विद्यार्थी, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। और इस संकल्प के साथ, जैसा कमल ने कहा कि हम जून के आखिर में 5 पेड़ 5 पौधे जरूर रोपित करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का आभार। और फिर हम एक और नए विषय के साथ मिलेंगे। और इतवार की कवि गोष्ठी तो है ही, शनिवार को हिंदी सिनेमा में नायक की परिकल्पना पे चर्चा रहेगी, शुक्रवार को पुस्तक पे चर्चा रहेगी। तो ये तो 3 क्रम है ही है, और बाकी मैं सूचित करती रहूंगी। आप सबका आभार। आपके प्रति भी आभार स्मिता जी, अच्छी चर्चा के लिए। जी जी जी, और आप चर्चा आपके होने से और बेहतर बन जाती है, तो आपकी प्रतीक्षा रहेगी। शुक्रिया।